मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। एक बंदा कहता है मैं तुम्हें निजात दिलाऊंगा, क्योंकि हमें इस वक्त निजात दहिंदा की जरूरत है। हम चाहते हैं कोई मसीहा आए, और ऐसी चीजों का फायदा वो लोग उठाते हैं जो शायद अपने जात शायद मेरे में हो सकता है कि मेरी खाम ख्याली हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूं, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि वो लोग ये समझते हैं कि ये मौका है, यहां पर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप उन लोगों की शक्लें देखते हैं, उन लोगों को अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उन लोगों के किरदार देखते हैं, उन लोगों की तमाम बैकग्राउंड देखते हैं, अमीर तरीन लोग हैं, ओह कमाल के पैसे उनके पास। उन लोगों के एहतजाजों पे जाते हैं तो V8 और क्रूजर्स और डाले और उनसे नीचे गाड़ियां नहीं होती, हर जगह वो मौजूद होते हैं, और वो लोग गरीब की बातें करते हैं, गरीब का एहसास करते हैं। उन लोगों के करीब आप जा नहीं सकते। उन लोगों के ड्राइंग रूम्स जब आपको दिखाए जाते हैं तो इस कदर खूबसूरत कुर्सी होती है कि जिस कुर्सी के ऊपर वो बैठे होते हैं, वो एक कुर्सी बेच के आप 3 बच्चियों की शादियां करवा सकते हैं। वो इस कदर खूबसूरत कुर्सी होती है और इस कदर महंगी कुर्सी होती है। एक बादशाह का तख्त होता है और वो बंदा उस कुर्सी पे बैठ के कह रहा होता है कि मैं गरीब की आवाज हूं, गरीब के लिए उठूंगा, गरीब के लिए जाऊंगा। उसके लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बाहर बैठा हुआ उसकी हिफाजत में मामूर सिपाही के लिए तमाम सहूलियात मौजूद नहीं है। निजात दहिंदा की कहानी आपको सुना रहे हैं हम, इसलिए सुनाना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये वो वक्त है जिसपे से लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हम में एनर्जी है, हम में पोटेंशियल है, हमें वो वक्त है कि हम इनकलाब कबूल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे इस तमाम की तमाम कमजोरियों का, हमारी इन तमाम की तमाम तकालीफ का गलत फायदा ना उठा लें। सिर्फ आज के शो में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पहचाने, आंखें खोलें और आंखें खोल के आगे बढ़ें। शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जिसे हमारे इनकलाबी लीडर कहते हैं कि ये तो बड़े बड़े लोग करते हैं। क्या? यू टर्न। लीडर्स के लिए यू टर्न बहुत जरूरी होती है। कोई भी लीडर अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना चाहिए। चला दो, खिरा दो, गिरबान पकड़ लो, बेशरम आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है। बेशरम आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है। जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसको पर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। ये दोनों गीदड़ अपनी चोरी छुपाने के लिए पाकिस्तानियों को लड़ा रहे हैं। तमाम चीजें हमारे जज्बात को उभारने के लिए थी और हमें ये बताने के लिए थी कि अमीर आदमी हमारा हक खा रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है। जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं ये हमारे मुलाजम हैं, ये कौम के मुलाजम हैं, यही हम आपको बार बार बताते आए हैं। लेकिन जो शख्स ये नारे लगा रहा था उस शख्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमें जानना चाहिए कि ये शख्स इनकलाब कैसा लाना चाहता था। ये शख्स जिनसे है ये यूटर्न को बुरा नहीं समझता, और इस शख्स की किस बात पे यकीन करें। क्या ये शख्स हमको समझता है कि कौम अक्लमंद है, कौम समझती बूझती है, कौम को पता है कि अच्छा बुरा क्या है? क्या ये समझता है कि ये कौम जो सी है बेवकूफ़ नहीं है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सुने, मुशर्रफ साहब से शुरू करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। अच्छी जगह पे चले गए हैं। मुशर्रफ साहब के बारे में हमारे प्यारे लीडर क्या कहा करते थे, ज़रा वो गौर से सुनिएगा। और उनके लिए रेफरेंडम जब हुआ, जब उनको बावर्दी सदर मुंतखब करना था, तो उनको बावर्दी सदर मुंतखब करने के लिए आगे बढ़े और करप्शन के बारे में बताया कि बड़ी करप्शन हो रही थी। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब उनके रेफरेंडम में मैं हिस्सा डाल रहा हूँ। एक इंग्लिश चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने यूं करके रेफरेंडम में अपना वोट डाला। क्या डाला वो आपको पता ही होगा, जो बाद में उन्होंने निकल के बयान दिया। जरा सुन के आए। जनरल मुशर्रफ के दौर में ये पिछले 10 सालों से बहुत बेहतर दौर था, हर चीज बेहतर थी, कर्जे भी इतने नहीं थे। मुशर्रफ साहब बड़ी अच्छी चीज़ें की उन्होंने, बकौल हमारे इनकलाबी लीडर के बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी चीज़ें की। अब मुशर्रफ साहब जब बावर्दी सदर मुंतखब हो गए और मुशर्रफ साहब ने हल्का हल्का इनको भी टाइट करना शुरू कर दिया और इनकी बातें नहीं मानी। इनकी मंशा और मंतक के मुताबिक वो नहीं चले, क्योंकि जो इनकी मंशा और मंतक के मुताबिक चलता है वो बेहतरीन आदमी हो जाता है, चाहे पहले हो ना हो। लेकिन जो इनकी मंशा और मंतक के मुताबिक नहीं चलता, यकीन माने शैतान तो शायद छोटा वर्ड होगा, पता नहीं उसको क्या क्या कह देते हैं और क्या क्या तो लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या कुछ है। मुशर्रफ साहब के बारे में जो कलमात बाद में कहते रहे वो भी सुन रहे। जो शख्स इनके साथ इनकी बात माने, इनके साथ चले, इनको प्रमोट करे, वो बेहतरीन आदमी है, वो बेहतरीन शख्स है और उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन जो ही वही शख्स, सेम शख्स जब इनके खिलाफ चले या इनकी मंशा के मुताबिक कोई बात ना माने, इस कदर शदीद बयानबाजी, इस कदर शिद्दत से उसके बारे में तमाम चीज़ें इकट्ठी करना, उसकी प्रोपेगेंडा करना, हर चीज़ करना बड़े शौक से करते हैं और बाद में से कहते हैं यही लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा करते थे, नवाज शरीफ के बारे में कैसा सोचा करते थे, वो भी सुन रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो बोलते रहे वो भी आपको पता है। इसके साथ खिलाफ तो जो उनके बोलते हैं वो आपको पता ही है। पहले ज़रा हक में और चीज़ें सुन के आए।
उनमें मौलाना फजल रहमान हों, उनके बारे में क्या कहते थे, शेख रशीद साहब हों, उनके बारे में क्या कहते थे। उसके बाद वो हमारे जो पार्लियामेंट के पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, इनके वकील के तौर पे भी पेश होते हैं, बाबर अवान साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब, उनके बारे में क्या कहते थे। और ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चीज़ें जो सी अखबार में कही हैं, या पता नहीं मुझे क्या था उस वक्त, मैं किस हालत में था, पता नहीं मैंने कैसे कह दी, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और बड़ी शिद्दत से कही हुई हैं। लेकिन वही लोग बाद में इनके नूरे नज़र नूरे चश्म बन गए। क्यों? उन लोगों ने भी सोचा कि हमारी सियासत जो सी है वो खान साहब के साथ ही है, क्योंकि खान साहब पॉपुलर सियासत करते हैं, पॉप कल्चर के इंसान हैं, और जो लोग उनको पसंद करते हैं वो बगैर किसी वजह, बगैर किसी रीज़न के खान साहब के पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि खान साहब एक स्टार हैं और स्टार के पीछे फैंस होते हैं। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बात जो सी है वो इससे आगे बढ़ती रही है। बात किस तरह आगे बढ़ती रही है? एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना दिया जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ कहा करते थे, उसके बारे में जो बातें किया करते थे वो आपको पता है, और अभी भी निजी महफिलों में बहुत सारी बातें करते हैं उनके बारे में, जो वीडियो लीक्स, ऑडियो मुबैना ऑडियो लीक्स जो भी हैं। लेकिन हम उस पर नहीं जाते, हम उस पर रहते हैं जो ऑन रिकॉर्ड कहा करते थे, जलसों में खड़े होकर कहा करते थे, और किस तरह कहा करते थे ज़रा सुन। और फिर यही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू हमारा वज़ीर आला बना दिया गया, क्योंकि खान साहब को अब वो उनकी मंशा और मंतक के मुताबिक काम कर रहे थे, और वो जो उनसे थे वो चाहते थे कि खान साहब जो उनसे हैं उनको वो लीडर मान चुके थे, अपने बड़े भाई को छोड़कर खान साहब के साथ आ चुके थे, इसलिए वो खान साहब के लिए बेहतरीन इंसान आखिर में करार पाए। खान साहब कहते हैं मैंने अपोजिशन के साथ बैठना ही नहीं है, मैं उनके साथ हाथ तक नहीं मिलाऊंगा, और जिनके साथ अब वो हाथ मिला रहे हैं वो सिर्फ इसलिए मिला रहे हैं कि वो उनके दरबार में आगे झुक के सलाम करते हैं, उन्होंने कहते हैं कि आप ही लीडर हैं। कभी आप परवेज़ इलाही साहब का ट्विटर अकाउंट जाके चेक करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब इतने बदल कैसे गए, तब्दीली तो सारी परवेज़ इलाही साहब के अंदर आ गई है। तो ये तमाम की तमाम मंतक थी, जो चाहते हैं खान साहब जो जो उनके आके आके अदाब बजा लाए वो उनका बंदा है, जो जो उनके खिलाफ खड़ा है उसकी ऐसी की तैसी गद्दार है, गलत आदमी है, करप्ट है, और कौम के पैसे खाता है और पता नहीं क्या करता है। ये सारा कुछ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कौम बड़े मुश्किल हालात में है, कौम रोटी के दो निवालों को तरस रही है, सारी कौम तरस रही है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसे ही हैं। वो कुछ लोग हैं जो किसी कॉफ़ी शॉप की लाइन में खड़े होकर घंटों इंतजार कर लेते हैं हजार रुपए की कॉफ़ी पीने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर फूड। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है, आंखें खोलने की जरूरत है, और यही वो चीज़ें हैं जिस पे सियासत करके इनकलाब का नारा लगा के कौम को अपने पीछे भगाया जाता है। भागो। भी बड़ा खामोशी से इनकलाब आ रहा है। रोशनी में आ गए हम, लेकिन कौम का रोशनी में आना भी बाकी है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात चलती रही। और MQM, इसके बारे में साहब पता नहीं क्या क्या कुछ फरमाया करते थे, क्या क्या कुछ कहा करते थे, कितनी बातें किया करते थे कि हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं MQM कैसी जमात है। फिर साहब को एकदम MQM अच्छी लगना शुरू हो गई। क्यों? MQM हमारी इत्तेहादी जो हो गई थी, MQM के साथ थे हम, MQM वाले लोग हमारी हुकूमत के बड़े अहम सतून थे, इसलिए MQM हमें बहुत पसंद आई। और ये भी कह दिया कि यार ये तो बड़े मुहज़्ज़िब लोग हैं। मैं लड़खड़ाने लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हुए, ऐसी चीज़ें करते हुए इनके कदम या इनकी ज़ुबान ही क्यों नहीं लड़खड़ाती। हर बात इतने वसूख से, इतने इत्मीनान से करते हैं कि आदमी को लगता है यार ये अब ठीक बोल रहा है, लेकिन पता नहीं कब ठीक बोल रहे होते हैं। बात जो सी है वो शख्स पे, शख्सियात पे या जमातों पे नहीं रुकी, बात आगे बढ़ती गई, बात इदारों तक जा पहुंची। इदारे, जो इदारे हमारे खिलाफ हुए हम उनके खिलाफ हो गए। जिस इदारे ने हमारे खिलाफ कोई भी चीज करने की कोशिश की हमने उसके खिलाफ डबल चीजें करनी शुरू कर दी। लेकिन यही इदारे कभी हमें बहुत पसंद हुआ करते थे, कभी हम कहते थे कि ये इदारे तो असल ताकत होते हैं हुकूमत की, लेकिन जो ही ये इदारे हमारे खिलाफ हुए हमने कहा तेरी ऐसी की तैसी। इस्लामाबाद IG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। आइन और कानून की हुक्मरानी आपका काम है इम्प्लीमेंट करना। मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई?